प्रधानमंत्री का महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करने का संकल्प। राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ। विकसित भारत जी रामजी योजना की वर्चुअल बैठक में शामिल हुई दीपिका पांडे सिंह। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय फलक पर झारखंड को सम्मान। मुख्य न्यायाधीश की गिरिडीह में न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक। लंबित मामलों पर चिंता। मामलों के निष्पादन के लिए अधिक से अधिक राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने पर बल। और अक्षय तृतीया पर देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा। बाजार में रौनक। चार धाम यात्रा आज से हो रही शुरू। श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा पर फोकस। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करने का संकल्प लिया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि बिल पास कराने के लिए हमें 66% वोट नहीं मिला हो, लेकिन देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जबकि कुछ लोगों के लिए दलहित सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी। प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को घेरा। उन्होंने कांग्रेस को एंटी रिफॉर्म पार्टी करार दिया। आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया।
कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े। इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। कांग्रेस ने हमेशा देश में दरार पैदा करने वाली भावनाओं को हवा दी है। इसलिए यह झूठ फैलाया गया कि डीलिमिटेशन यानी परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेगी। फिर भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मानने को तैयार नहीं हुए। कांग्रेस के हर विरोध, हर अनिर्णय, हर छल प्रपंच का खामियाजा देश ने भुगता है, देश की पीढ़ियों ने भुगता है। आज देश के सामने जितनी भी बड़ी चुनौतियां हैं, वो कांग्रेस के इसी रवैये से उपजी हुई है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की उस एंटी रिफॉर्म मानसिकता के साथ है जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की सभी बहनें बेटियां कांग्रेस की इस मानसिकता को करारा जवाब दे के रहेगी। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर पहुंच गया है। यहां पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होना है। भाजपा, टीएमसी और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां प्रचार में जोर लगा रही हैं। झारखंड से भी कई नेता पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मुख्यमंत्री और झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भी कल कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। हम लोग झारखंड से आए हैं, वीर भूमि से। आदमी बहुत से जिला की आले हो, चुनाव के लिए लड़ाई करता है, लेकिन चुनाव के बाद लड़ गया विषय में बात कहा गया बंगाल चुनाव थोड़ा लड़ा गया वो हाथ में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा ने इंडी गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आरोप लगाया है कि राज्य में महिला अपराध में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। महिला अपराध के दोषियों को सरकार स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाए। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता मेडिकल छात्रा को न्याय दिलाने और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर पार्टी ने चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। भाजपा रांची महानगर द्वारा आज मशाल जुलूस निकाला जाएगा। कल रांची स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय का पार्टी द्वारा घेराव किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया। विकसित भारत जी रामजी योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वर्चुअल बैठक की। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुई।
इस दौरान उन्होंने राज्य की जरूरतों और मांगों से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास पर बैठक में चर्चा हुई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए राष्ट्रीय फलक पर झारखंड को सम्मान मिला है। आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड ने देश भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। पुणे में आयोजित राष्ट्रीय चिंतन शिविर में मंत्रालय की ओर से राज्य को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। राज्य को यह सम्मान आयुष्मान भारत योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण निष्पादन और बेहतर हेल्थ मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। खास बात यह रही कि रांची का सदर अस्पताल पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनकर उभरा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस उपलब्धि पर हर्ष जताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। साझेदारी और सहयोग को लेकर उनका यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतवंशियों में भी उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर उत्साह है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपने श्रीलंका दौरे के क्रम में कोलंबो से लेकर नुवारा एलिया तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कोलंबो एयरपोर्ट पर पारंपरिक स्वागत के बाद उपराष्ट्रपति की यात्रा की शुरुआत रणनीतिक चर्चाओं से होगी। उपराष्ट्रपति की श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ डेलीगेशन लेवल वार्ता और फिर वहां के प्रधानमंत्री के साथ लंच डिप्लोमेसी में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति की श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी प्रांतों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी। हमारे रिश्ते जो हैं अभी बहुत ही मजबूत हैं और अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों में वो लगातार एक ऊपर की दिशा में लगातार जा रहे हैं। जो ट्रस्ट और गुडविल है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये हुआ कैसे? ये लगातार हमारा एंगेजमेंट, उच्च स्तरीय एंगेजमेंट जारी रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। शाम को उपराष्ट्रपति भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचेंगे, जिसको लेकर भारतवंशी काफी उत्साहित हैं। भारत के किसी उपराष्ट्रपति की यह पहली श्रीलंका यात्रा है, जिसको यादगार बनाने के लिए भारतवंशियों की कई पीढ़ियां तैयार हैं। सोमवार को यात्रा का केंद्र नुवारा एलिया होगा। उपराष्ट्रपति यहां आईएचपी प्रोजेक्ट साइट का दौरा करेंगे, जो भारत की विकास साझेदारी का प्रतीक है। दौरे का समापन रामायण काल से जुड़े ऐतिहासिक सीता एलिया अम्मन मंदिर के दर्शन के साथ होगा, जो दोनों देशों के भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। कोलंबो से नवीन के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। रांची डाक मंडल की ओर से बड़ी पहल हुई है। रांची जीपीओ से लॉजिस्टिक पोस्ट सेवा शुरू हुई है। राजधानी में एक कार्यक्रम के दौरान रांची सिमडेगा मार्ग के लिए लॉजिस्टिक पोस्ट की पहली गाड़ी को रवाना किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि झारखंड डाक परिमंडल के निदेशक डाक सेवाएं रामविलास चौधरी ने कहा कि यह पहल राज्य के व्यापारिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे ग्राहकों को किफायती दरों पर तेज और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण सेवा संघ के साथ मिलकर नाबार्ड द्वारा जीवा परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इससे राज्य भर के 39,000 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और करीब 35,000 एकड़ में बागवानी की जा रही है। रामगढ़ के पतरातू के किसान भी इस परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत जीवा परियोजनाओं का संचालन कर रहा है। ग्रामीण सेवा संघ के साथ मिलकर नाबार्ड किसानों को आर्थिक समृद्धि की राह दिखा रहा है। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के कोड़ी गांव में बायोडाइजेस्टर का संचालन कर रहे लाभुक देवलाल मुंडा ने बताया कि प्राकृतिक खाद से जमीन की उर्वरा क्षमता में वृद्धि हुई है। इसमें हम लोग जीवामृत तैयार करते हैं। इससे पहले हम लोग ड्राम से बनाते थे। 200 लीटर का ड्राम होता था, उसमें 10 केजी गुड़ गोबर डालते थे, 10 लीटर गौमूत्र डालते थे, 2 केजी गुड़ और 2 केजी बेसन और 2 केजी पीपल या बरगद के नीचे का मिट्टी डालते थे। तो बना के हम लोग डालते थे और मेहनत लगता था। अब ये उपलब्ध हुआ GIZ के माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से। किसान देवलाल मुंडा ने GIZ की ओर से उपलब्ध बायोडाइजेस्टर निर्मित जीवामृत के निर्माण प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जीवामृत के निर्माण के लिए 250 लीटर गोमूत्र, 300 किलो गोबर, 30 किलो गुड़, 30 लीटर दूध का छाछ, 10 किलो सब्जी फल समेत अन्य वेस्टेज और 1 लीटर पंचगव्य का उपयोग किया गया है। ये जीवामृत 42 दिनों में तैयार होता है। जीवामृत तैयार होता है, जिसमें फर्स्ट बार हम लोग 250 लीटर गौमूत्र डाले हैं, 300 केजी गोबर डाले हैं और 30 केजी गुड़ डाले हैं और
30 लीटर दूध का छाछ होता है वो डाले हैं, और सब्जी का वेस्टेज है, फल का वेस्टेज है, छिलका वगैरह 10 केजी डाले हैं, और 1 लीटर पंचगव्य या लीटर होता है ऑर्गेनिक होता है वो डाले हैं। उसके बाद जो बाकी बचा मैंने कुल मिला करके 1400 लीटर यहाँ पानी डाला गया। 42 दिन के बाद 43वां दिन में हम लोग इसको निकालना स्टार्ट किया तो 200 लीटर निकाले। किसान देवलाल मुंडा ने बताया कि प्राकृतिक कृषि के लिए 1 एकड़ खेत में 100 लीटर जीवामृत का प्रयोग किया जाता है। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है और पैदावार भी बेहतर होता है। जीवामृत यूज किए, पर एकड़ में धान का खेती से स्टार्ट किए थे, पर एकड़ में 100 लीटर का यूज किए तो फर्स्ट बार प्रोडक्शन कम हुआ। जैसे हमको 40 कुंटल धान होता था उसमें हमको सीधा 20-25 कुंटल हुआ था। तो हमने सोचा कि चलिए पहला बार है, अब मिट्टी को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और दूसरा बार से किए तो लेवल पे आ गए, जितना हम रासायनिक में करते थे उतना में आ गया। नाबार्ड की इस पहल से न केवल कृषि संबंधी वैज्ञानिक पद्धति से उन्नत कृषि हो रही है, बल्कि किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। रामगढ़ के पतरातू से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश चंद्र सूनक ने कल गिरिडीह परिसदन में न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने न्यायिक कामकाज की जानकारी लेते हुए लंबित मामलों पर चिंता जताई तथा ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर मामले के निष्पादन पर जोर दिया। इससे पहले गिरिडीह पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आम लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। हजारीबाग में शशि प्रकाश सिंह ने डीसी पद का कार्यभार हेमंत सती को सौंपा। 2017 बैच के आईएएस सती ने पदभार ग्रहण कर समग्र विकास और जनहित को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का भरोसा दिया। जामताड़ा में पेयजल समस्या निवारण पखवाड़ा के तहत सभी प्रखंडों की कई पंचायतों में संयुक्त जांच टीम ने जल स्रोतों का निरीक्षण किया। चिंगाईडीह, जियाजोरी समेत कई इलाकों में पानी की उपलब्धता और व्यवस्था की स्थिति का आकलन किया गया। खूंटी में 2019 बैच के आईएएस सौरभ कुमार भुवनिया ने 15वें डीसी के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने योजनाओं की समीक्षा कर पारदर्शी क्रियान्वयन और परीक्षा तैयारी के निर्देश दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस का संकेत दिया। बोकारो के पिटरवार गेस्ट हाउस में मुख्य न्यायाधीश महेश शरदचंद्र सूनक को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने पत्नी के साथ परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति और जागरूकता का संदेश रहा। दुमका में भू अर्जन, पथ निर्माण, एनएचएआई और रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा हुई। बासुकीनाथ दुमका पथ को श्रावण से पहले पूरा करने तथा निलंबित दाखिल खारिज और जातीय आवासीय प्रमाण पत्रों के मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए। श्रावणी मेले से पहले देवघर में प्रशासनिक बदलाव हुआ, जहां नमन प्रेस लकड़ा का तबादला कर शशि प्रकाश सिंह ने नए डीसी के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने योजनाओं को प्रभावी बनाने और विकास कार्यों में तेजी लाने का संकल्प लिया। पूर्व डीसी ने स्वागत किया। लोहरदगा में संदीप कुमार मीणा ने 43वें उपायुक्त के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जनहित, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। पूर्व डीसी डॉक्टर ताराचंद ने पदभार सौंपा। जमशेदपुर में शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया गया। शास्त्रीय संगीत के प्रति समर्पित संस्था श्री संकट मोचन कला संस्थान और उत्तर प्रदेश संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई कलाकारों ने शास्त्रीय गायन पेश किया। जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू प्रेक्षागृह में आयोजित शास्त्रीय संगीत संध्या में कोलकाता से आए कलाकार दीपांकर रॉय ने राग बिहाग, कबीर तथा राम भजन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि शास्त्रीय संगीत मन एवं शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। उन्होंने बताया कि देश और विदेश में संगीत का प्रयोग अस्पतालों में भी किया जा रहा है।
पूरा दुनिया, तमाम दुनिया बोल रहा है कि अभी जो विदाउट साइड इफेक्ट जो मेडिसिन होता है, तो क्लासिकल म्यूजिक नॉट ओनली फॉर क्लासिकल म्यूजिक, इन नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो ऐसे ही देख रहा है पूरा तमाम दुनिया में, नॉट ओनली फॉर आर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया ऐसे ही देख रहे हैं। जो डॉक्टर है अभी कलकत्ता में भी है, इंडिया में भी है, तो परमानेंट हो गया। ओटी में क्लासिकल म्यूजिक परमानेंट चलाना ही पड़ेगा अभी। कार्यक्रम के आयोजक अमिताभ सेन ने बताया कि प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि शास्त्रीय संगीत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सुगम संगीत के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं जमशेदपुर म्यूजिक सर्कल के उपाध्यक्ष सुभाष बोस ने बताया कि यह कार्यक्रम दर्शकों के दिल में अमिट छाप छोड़ गया है। लाइट म्यूजिक जो है वो शास्त्रीय संगीत से ही आया है, तो हम लोग उसके एक ब्रिज बनाया कि देखिए ये राग है, उसके साथ ये लाइट सॉन्ग, जो फिल्म सॉन्ग कुछ भी हो रहा है वो गाया जाता है। बहुत विश्वविख्यात कलाकार लोग आज जमशेदपुर आए हैं इस मंच को आज सजाने संवारने में, और हम सभी लोग चाहेंगे कि ये आज का इस कार्यक्रम सफल हो। कार्यक्रम में रांची के सितार वादक देवप्रिय ठाकुर और कोलकाता के सरोद वादक सिद्धार्थ बोस ने भी बंदिशें पेश की। तबला वादक पंडित परिमल चक्रवर्ती द्वारा इन दोनों को दी गई सराहनीय संगत ने पूरे माहौल को एक अलग अंदाज दे दिया। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से जहां संगीत प्रेमियों को बाहर से आए कलाकारों को सुनने का मौका मिलता है, वहीं नए कलाकारों को भी इनसे सीखने का मौका मिलता है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्य में एक तरफ जहां गर्मी परवान चढ़ रही है, वहीं अगलगी के मामले भी इन दिनों बढ़ गए हैं। जमशेदपुर के सुनारी थाना क्षेत्र में एक मकान के तीसरे तल्ले में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। समय रहते मकान में मौजूद लोग बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह एसी में विस्फोट बताई जा रही है। बहुत ही तबीयत थोड़ा ख़राब था बोल के वो एसी चला के लेटे हुए थे। शाम के टाइम ये थे और इनके एक भतीजे थे। अचानक बस्ट किया और आग लगने लग गया, तो ये भी डर के मारे नींद टूट गया, तो डर के मारे चौंक चिल्लाने लगी, तो फिर हल्ला चिल्ला हो गया, आग जला। फिर बैल्कोनी में बहुत जन दिखने को मिला, आग जल गया। 3/11 में भी दिख रहा था कि वो लोग देखें कि आग जल गया, तो फिर सबको मिल के उनको बाहर निकाला गया। और उसके बाद बहुत देरी से कोशिश किया जा रहा था कि फायर ब्रिगेड या थाना वाला को फ़ोन करें। खैर आखिर में फायर ब्रिगेड को साथ कांटेक्ट हुआ, फायर ब्रिगेड आया। वो ब्लास्ट के आवाज़ हुआ ना, उसी से सब निकल गए थे। तो फिर हम ये पाइप लाए, तो इससे बगल वाला घर से पानी सप्लाई किया, तो बरंडा का आग नहीं बूता है। अभी इन लोग फायर ब्रिगेड वाला कोशिश कर रहे हैं कि पाइप लगा के उनका अंदर वाला बुताने का ट्राई कर रहे हैं। खेल जगत के महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। महिला क्रिकेट टीम आज 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। ये मैच डरबन में भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला के पहले मैच में भारतीय टीम को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप की आज से काहिरा में शुरुआत। भारत की ओर से एशियाई खेलों में पदक विजेता शिव नरवाल और शॉटगन निशानेबाज सबीरा हारिस 71 सदस्यीय भारतीय दल की करेंगे अगुवाई। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का पहला मैच राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा।
आईपीएल में आज खेले जाने वाले दूसरे मैच में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा, जिसमें पंजाब किंग्स अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी। इंडियन प्रीमियर लीग में कल बेंगलुरु में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। ये मैच रोमांचक रहा और दिल्ली की टीम ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रनों से हरा दिया। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में चेन्नई की टीम 184 रन बना पाई। अक्षय तृतीया पर आज झारखंड समेत देश भर के मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत अन्य मंदिरों में आस्था का सैलाब दिख रहा है। अक्षय तृतीया को लेकर बाजारों में भी रौनक है। कालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में भस्म आरती में शामिल हुए हैं। वहीं अक्षय तृतीया के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन और पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो श्री महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अल सुबह यहां पर भस्म आरती हुई और बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। आज अक्षय तृतीया का दिन है और कहते हैं कि आज के दिन किया गया दान पुण्य अक्षय होता है और आप जो भी समृद्धि की कामना करते हैं वो भी जीवन भर आपके लिए अक्षय होती है, यानी कि उसका क्षय कभी नहीं होता। चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य शिविर, ट्रैफिक कंट्रोल और सूचना केंद्रों की व्यवस्था की है। इसके साथ ही यात्रा मार्गों पर सुरक्षा और सफाई के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इस बार यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी, मेडिकल टीम और आपदा राहत दल भी तैनात किए गए हैं। सभी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने दावा किया है कि चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं 2 मई से केदारनाथ और 4 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए, देवभूमि कहा जाता है, जहां चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है और श्रद्धालुओं के लिए यह अनुभव सुखद रहे, आरामदायक रहे, उसके लिए प्रशासन कई महीनों पहले से ही संध्या इसकी तैयारियों में लगा होता है। अच्छा, जहां प्रशासन तैयारियों में लगा होता है, वहीं अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं इस पवित्र यात्रा के लिए। और ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो भी बड़ी संख्या में इस बार हुए हैं और यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी चारधाम यात्रा के लिए रवाना होंगे और इसीलिए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था इस बार की गई है और इस हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था का मतलब यही है कि जिस तरह से जब हम आध्यात्मिक और हम कह सकते हैं इस सुखद अनुभव की अनुभूति करने के लिए इस मार्ग पर निकलते हैं, तो किस तरह से प्रशासन जो है वो आपकी व्यवस्था के लिए वहाँ पर तत्पर है, मौजूद है और इसीलिए रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ जो तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं ताकि जो यात्रीगण हैं उन्हें इस मार्ग पर यात्रा करते हुए कोई भी दिक्कत ना हो। तो खुल रहे हैं गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट और कई समय से भक्तगण श्रद्धालु इन कपाटों के खुलने की इंतज़ार में होते हैं। उन्हें हमेशा से दर्शनार्थी के तौर पर ये लगता है कि कब हम इस धाम की यात्रा की ओर निकल पड़े। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री का महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करने का संकल्प। राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ। विकसित भारत जी राम जी योजना के वर्चुअल बैठक में शामिल हुई दीपिका पांडे से स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय फलक पर झारखंड को सम्मान। मुख्य न्यायाधीश की गिरिडीह में न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक। लंबित मामलों पर चिंता, मामलों के निष्पादन के लिए अधिक से अधिक राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने पर बल। और अक्षय तृतीया पर देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा, बाजार में रौनक। चारधाम यात्रा आज से हो रही शुरू, श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा पर फोकस।